राजभूषण जी, राजभूषण जी आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इस तरह की बम्पर जीत की उम्मीद आप लोगों के नेताओं को भी नहीं थी। हमारे यहाँ ही आपके बड़े नेता आए थे और उनसे जब सीट का आंकड़ा पूछा था तो उन्होंने 160 से 165 बताया था। तो ये जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए, इसने एक बम्पर जीत की तरफ आपको ले जाया। 10,000 रुपए की जो आप बात कर रहे हैं, 10,000 रुपए कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद गए, क्या ये सही है? कोड ऑफ कंडक्ट के पहले ही गए हैं और इस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तीनों जगह सक्सेसफुल हुई हैं। जहां जहां महिलाओं को योजना के तहत पैसा दिया गया, वहां वहां बम्पर जीत हुई है। पार्टी की झारखंड में आप जेएमएम को नहीं पछाड़ पाए, वहां मैया योजना ने काम किया। दोनों फेजेस का नॉमिनेशन जब हो गया तो 23 और 24 अक्टूबर को ट्रांसफर हुआ है। पोलिंग से 8-9 दिन पहले फर्स्ट फेज। सुलेमान साहब अभी क्यों बोल रहे हैं, तब काहे नहीं बोले? अरे सुलेमान जी, आपसे सवाल ही नहीं हो गया। वैसे भी सवाल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पे। अरे सुलेमान जी, आपसे सवाल नहीं है, राजभूषण जी से सवाल है। राजभूषण जी आप अपनी बात रखिए। सुलेमान जी, आपका टाइम पूरा हो गया। नहीं, वो तो रखेंगे, बड़ा फायदा हुआ। अरे आपका टाइम पूरा हो गया सुलेमान जी। क्या इलेक्शन इन्फ्लुएंस हुआ नहीं हुआ? अरे सुलेमान जी, आपका समय पूरा हो गया है, दूसरे को बोलने दीजिए। नहीं, मैं तो छोड़ के ही चला जाता हूँ, आप उन्हीं को बुलवाइए। स्वागत है आपका। अगर आप डिबेट की, बहस की गरिमा नहीं रख सकते तो आप अगर जाना चाहते हैं तो चले जाइए सुलेमान जी। नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। राजभूषण जी, जिस तरह का अपार बहुमत लोगों ने दिया है, ये निश्चित रूप से हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास को दर्शाता है। और ये जो हमारी मातृशक्ति, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इनकी बिहार की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया है, निश्चित रूप से ये हम उनका आभारी हैं। हम अपने निषाद समाज का आभारी हैं, हम बिहार की महान जनता का आभारी हैं। राजभूषण जी, 2019 में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा दिया। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी को लेकर मुद्दा बनाया और दोनों ही चुनाव के जो नतीजे थे वो कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे विपक्ष के लिए बहुत घातक साबित हुए। क्या आप कांग्रेस को, विपक्ष को इस तरह के शब्दों से, इस तरह के शब्दों के चयन से अपना बचाव रखना चाहिए, बचना चाहिए? देखिए, जिस तरह से विपक्ष अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, और आपने देखा कि जिन चुनाव में उन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया, बिहार की जनता को अपमानित करने का काम किया, और बिहार को जो अपमान करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित बिहार में ला करके प्रचार कराने का काम किया, तो इससे निश्चित रूप से बिहार की जनता में एक आक्रोश था। लोगों ने ये देख लिया कि ये जो महागठबंधन के लोग हैं, ये अपमानित करने वाले लोगों को सम्मानित करती है और ये सिर्फ बरगलाने की राजनीति करती है, लोगों को दिग्भ्रमित। जो अंक संख्या है वो ये कह रही है कि अगर आप जेडीयू के बिना भी जाते हैं तो भी सरकार बनाना संभव है, तो इसमें इसके लिए बिग ब्रदर वाला डोमिनेट करेंगे या फिर बार्गेनिंग ज्यादा बढ़ाएंगे? देखिए, हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि हम, ये एनडीए की जीत है और हम सब एक हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। हम उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं और आने वाले दिनों में हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। नहीं, क्योंकि नीतीश जी की तरफ से उनकी पार्टी ने ट्वीट किया था ऑफिशियल एक्स पे कि मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे, फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, तो लोग अंदर सकपकाए कि हो सकता है आप लोग प्रेशर बनाए हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बीच कोई प्रेशर का गेम नहीं होता है। एनडीए एकदम मजबूती के साथ खड़ा है और कोई इसमें अकबकाहट नहीं है, ऐसी नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले लोग हैं और पुनः हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजभूषण जी, वीआईपी पार्टी की बड़ी भूमिका थी, वो कह रहे थे कि हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, बार बार मुकेश सहनी कह रहे थे कि केवट हैं तो हम ही पार लगाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके पास कोई विजन नहीं है और जिस तरह से उन्होंने रन छोड़ने का काम किया, बिहार के चुनाव में वीआईपी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए कि वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकफुट पर आ गया। उन्होंने दूसरे आरजेडी के कैंडिडेट को समर्थन कर दिया और वीआईपी पार्टी का जहां प्रदेश अध्यक्ष खड़ा था चैनपुर विधानसभा से, वहां भी आरजेडी ने उम्मीदवार देने का काम किया। तो वीआईपी पार्टी इस चुनाव में था ही नहीं और लोगों ने उनको नोटिस ही नहीं लिया। जिस तरह से उनके पास कोई विजन नहीं है निषाद समाज के उत्थान के लिए,
हम लोग और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि निषाद समाज के बच्चे को पढ़ा लिखा करके उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाया जाए। उनके हाथ में लैपटॉप हम देखना चाहते हैं। और एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से वो पानी में कूद करके राहुल गांधी जी के साथ उन्होंने दिखाने का काम किया कि निषाद समाज का भविष्य मछली मारना ही है, जिसको लेकर के निषाद समाज में काफ़ी आक्रोश आया कि एक तरफ हम लोग डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं निषाद समाज के लिए और वो अभी भी मछली मारने की बात कर रहे हैं, तो इससे लोगों ने काफ़ी उनके विरुद्ध वोटिंग किया। मनोज्ञा, बहुत रूठ रहे थे वो, शायद जनता भी रूठे गई। अब तो सब क्या कहें। लेकिन आज इंतजार किस नेता और किस पार्टी का है कि वो आए और पिछले 4-6 महीने में उन्होंने जो हवा बनाई थी सोशल मीडिया से लेकर और कन्वेंशनल मीडिया पर, और कहा था कि हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, बीजेपी, JDU, RJD कोई नहीं है, तो ऐसा कौन सा नेता है? मनोज्ञा, ये ऐसे सवाल मुझसे ही करते हैं जानबूझकर। विकास को पता है कि मैं कहूंगी सर पेट्रोल पंप पर 0 चेक कर लो। देखिए, ये एक ऋषि कुमार जी, आपकी मुस्कुराहट सब कुछ बता रही है। ये मीम है। मतलब आपको भी इंतजार। किसी ने मजाक किया विकास जी कि जितना इंटरव्यू उन्होंने NDTV को दिया था उससे भी कम सीट आया है। राजभूषण जी से सवाल है कि आप मुकेश सहनी को कटघरे में एक तरह से खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक पारी की जो शुरुआत जो है VIP से ही हुआ था, मुकेश सहनी के कारण ही पहली बार मुजफ्फरपुर से आपको टिकट मिला था, तो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, हम लोग उस समय एक साथ मिलकर ठीक है राजनीति शुरू किए थे और हम लोगों ने सोचा था कि निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज का भला करेंगे, लेकिन जिस तरह से बाद में आकर के इनका जो उद्देश्य रह गया सिर्फ अपने परिवार का विकास और परिवारवादी पार्टी के साथ मिलकर के और पैसा कमाना, अपने टिकट को बेचने का काम इन्होंने किया, इससे बिहार की जनता समझने लगी कि इनका उद्देश्य निषाद समाज का विकास नहीं है, इनका सोच जो है अपने परिवार का विकास है। और इसीलिए निषाद समाज को जिन्होंने सम्मान देने का काम किया, हमारी NDA के गठबंधन ने, आप सब जानते हैं मैं पहली बार इलेक्शन जीता और केंद्र में मंत्री बनाया गया, तो निश्चित रूप से ये मेरी अपनी उपलब्धि नहीं थी, ये निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया। और बिहार में भी 3-3 मंत्री निषाद कोटे से बनाए गए और आयोग में भी 5-5 लोगों को एडजस्ट किया गया। तो राजनीतिक भागीदारी जो देने का काम है NDA की सरकार ने किया है निषाद समाज को, इसीलिए निषाद समाज एकदम बखूबी जानती थी कि हमको NDA के साथ रहना है। ठीक है राजभूषण जी, आपके पास लौटेंगे। देखिए, हमारे साथ ज्योति कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में जुड़ गए हैं। ज्योति कुमार जी, बहुत बड़ी हार की तरफ महागठबंधन बढ़ रहा है, लेकिन एक सवाल जो बार बार कौंध रहा है, वोट चोरी का मुद्दा, उसकी हवा निकल गई। 2019 में चौकीदार चोर है के मुद्दे की हवा निकली थी। अब इस तरह के शब्दों का चयन कांग्रेस के भीतर मंथन होता है कभी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा, जो 2 शब्दों का आपने उपयोग किया, उसमें एक शब्द जब आप वोटर अधिकार की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और वोटर चोरी की आप बात कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जब ये बात कह रहे थे तो वो तो उदाहरण देकर कर रहे थे, एविडेंस देकर कर रहे थे, वो तो ऐसे नहीं कर रहे थे। वो तो आम जनों का वो मुद्दा था तो उन्होंने उठाने का कोशिश किया, क्योंकि वो प्रभावित हो रहा था लोकतंत्र। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर 4 आ रहा है उससे हमें उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप चूंकि ये बोल रहे हैं कि वो मुद्दा गलत था, तो वो मुद्दा तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तो एविडेंस के साथ बात किया। आप गलत सही की पहचान करते हैं, आपकी स्केल क्या है? चुनाव ही तो वो स्केल होती है ना, वही पैमाना होता है जो तय कर देता है कि मुद्दा था कि नहीं था। देखिए, आप जब उसको आप बताना चाह रहे हैं कि ये चुनाव का जो जीत और हार जो है, कि अगर बिहार में नौकरियां नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है तो उसको आप जस्टिफाई करेंगे, पलायन हो रहा है तो आप जस्टिफाई करेंगे, पटना गांधी मैदान में किसी बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है तो आप बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। ज्योति कुमार जी, तो आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। हम तो जब से दुनिया बनी है तब से मुद्दे हैं, लेकिन आपने वोट चोरी का मुद्दा तो ताजा लेके आए थे ना, आपने इन मुद्दों के ऊपर का ये अम्ब्रेला मुद्दा बना दिया था, यात्रा तक निकाली थी वो मुद्दा। देखिए नहीं देखिए, वो जो की हाइड्रोजन बम की संज्ञा दी। देखिए, ये मुद्दा आगे भी बना रहेगा, क्योंकि ये तो वोटर डिलीशन का मामला है, SIR मैनिपुलेशन का मामला है, क्योंकि हरियाणा के इतने आपको एग्जाम्पल दिए गए, कर्नाटक का दिया गया, महाराष्ट्र का दिया गया, उस पर तो कोई
चुनाव आयोग तो कुछ अच्छा से जवाब नहीं दे पाया, तो वो मुद्दे तो बने रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चिंतन आत्ममंथन होगा कि इस तरह के बिल्कुल मुद्दों को होगा, चुनना है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर हमारा ये 4 सीट है और महागठबंधन का ये फाइनल रिजल्ट आता है तो बिल्कुल आत्ममंथन करने की जरूरत है। और जो जिम्मेदार नेता हैं, जो इस पर जिनके कारण ये चीजें हुई है, तो उन पर एक्शन लेने की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी। तेजस्वी यादव जो है वो खुद 3230 वोटों पीछे चल रहे हैं। मनोकिया जी, इतना बुरा सोचा था आपने? नहीं, तेजस्वी यादव का इतना बुरा नहीं सोचा था कि तेजस्वी यादव और इतने बुरे आंकड़े आएंगे उनके, ये नहीं सोचा था। क्योंकि जब आप नेता विपक्ष या फिर सत्ताधारी पक्ष के तौर पर अगर आप मुख्यमंत्री का फेस हैं, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह अगर आप लड़ रहे हैं, तो ये हार बहुत कुछ कहती है। अगर 4 सीट और कम हो गई तो अखिलेश जी ने कंफर्म किया कि फिर लीडर ऑपोजिशन का पद भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन इस बीच में रोकूंगा आप लोगों को। ज्योति कुमार जी ने जो बात कही है ना कि चिंतन मंथन ही नहीं बल्कि एक्शन भी होना चाहिए, बड़ी बात कह रहे हैं ज्योति कुमार जी कि बिहार के कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं पर एक्शन भी होना चाहिए। यही रिजल्ट है रहते हैं आखिरी तक। हाँ, तो इस्तीफा वैसे शुरू हो गया ना। हाँ जी, एक सवाल और जोड़ दूं तो कार्रवाई तो राहुल गांधी पे भी होना चाहिए। राहुल गांधी पूरे सीन से गायब थे, पूरे पार्टी के चेहरा हैं राहुल गांधी। बिहार में ज्योति जी, राहुल गांधी कितने रैली की पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में? SIR का मुद्दा राहुल गांधी के अलावा किसी भी नेता ने पूरे चुनावी फिजा में एक बार भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। नहीं, जब आप राहुल गांधी, मैं इसका जवाब दूं जी, जब आप राहुल गांधी की बात कह रहे हैं, राहुल गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं हैं, वो एक नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, जिनको इंचार्ज बनाया गया और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इलेक्शन सुचारू रूप से करें। और अगर यही रिजल्ट रह जाता है तो आम कार्यकर्ता के साथ अगर उनको लगता है कि ये गलत हुआ है और ये सही दिशा में नहीं ले जाया गया, तो उसमें राहुल गांधी का कोई बात नहीं है। राहुल गांधी तो सबको मुद्दा, उनको इंस्पायर करने के लिए तो कितने मुद्दे उठाए, इंस्पायर होने से ही तो ये इलेक्शन उठा था। लेकिन जहां गलतियां हुई है, उन गलतियों का एहसास करके जरूर इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पर आत्ममंथन पार्टी को करना ही पड़ेगा। हम लोग सारे नेताओं को करना पड़ेगा अगर यही रिजल्ट लास्ट में रहता है तो। ज्योति जी आप कह रहे हैं जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो जिम्मेदारी तो नेता लेंगे ना कि कार्यकर्ता लेंगे? जिम्मेदारी तो नेता ही लेंगे, जो प्रभारी है, जो इंचार्ज है। जीत भी उसकी तो हार भी उसकी। बिल्कुल सही है। उसमें आप कैसे कह सकते हैं मैं कौन, मैं खामखा? तो राहुल गांधी उसके इंचार्ज नहीं है, वहां के जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज हैं, उन पर क्या एक्शन करेगी पार्टी? तो उस पर अब तो आत्ममंथन होगा, देखा जाएगा कहां गलत है कहां सही है। उसके बाद अब बैठने के बाद ही बात होगी ना। एक सवाल यहाँ से है, हेलो, सीखी है ये तो बता दीजिए, क्योंकि अगर आपके आंकड़े सिंगल डिजिट पर आ गए हैं तो ये अपने आप में बता रहे हैं ना कि जनता के साथ आपका सामंजस्य कैसा था। ये देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन, वेयर वी हैव पिक्ड अप द इलेक्शन इन द लास्ट 3 months एंड लास्ट 1 month वी लॉस्ट ऑल परसेप्शन इन अगेंस्ट अस। तो उसमें तो देखना पड़ेगा ना। वही मैं कह रहा हूँ। एडिटर है अजीत कुमार झा। अजीत कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्योति जी, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की सारी गलती नहीं है, पर कृष्णा अलावारू को कौन बनाया इंचार्ज बिहार का? राहुल गांधी बनाए। और उसके बाद जो है कृष्णा अलावारू को सारा पावर दे दिया गया, वही जो है पूरा उलट फेर कर दिए। ये आप मानते हैं क्या? सर देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं है। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और सेक्रेटरी बनाए जाते हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, वो एक नेता हैं जैसे बाकी कोई नेता हैं, तो उन्होंने तो बनाया नहीं। अगर अलावारू ने गलत किए हैं, अगर उनका पूरा जो स्टैटिक्स गलत है, तो पार्टी देखेगी कि कहां गलत किए हैं। उनको क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाया कृष्णा अलावारू को? वो एक प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी एक प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी में एक प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का। उस प्रोसेस के तहत पहले तो आत्ममंथन होगा कि इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर, उस पर देखा जाएगा कि किस पर क्या एक्शन होगी। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं कि राहुल गांधी का क्या दोष है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी डिस्कोर्स सेटर हैं कांग्रेस के। उन्होंने जो इशू उठाए, वोट चोरी का इशू उठाया, माइग्रेशन का इशू उठाया। ये वोट चोरी का इशू कितना मिसफायर किया, आपको पता है कि इसने कैसे काम किया है? वोट चोरी के आर्गुमेंट के बावजूद जितनी तेजी से वोट बढ़ा है, वोट का हाई राइज हुआ है, दैट सोच कि जनता ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया। क्योंकि जहां भी वोट चोरी की थियरी काम करता है
पूरी दुनिया में देख लीजिए, वहाँ क्या होता है कि वोट परसेंट डिक्रीज होती है, लोगों का विश्वास घटता है उससे। राहुल गांधी ने माइग्रेशन का इशू उठाया। माइग्रेशन का इशू, गाँव में माइग्रेंट्स नौकरिया माना जाता है, नौकरिया, उसको सम्मान होता है, उसकी फैमिली को लोग डिग्निटी के साथ देखते हैं। रोज रोज आप हर डिस्कोर्स में उसको एब्यूज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, नहीं माइग्रेशन बहुत खराब है, नहीं होना चाहिए, तो दैट हर्ट देम। 50% हाउस होल्ड ऑफ द बिहार के एक मेंबर दे आर एक्सपोज टू द माइग्रेशन, वो माइग्रेंट्स हैं। तो एक बार सिकता भी हमारे सहयोगी जो है वो बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है। सिकता, बीजेपी जो है वो 90+ चली गई है। अमित शाह ने जो हमारे कॉन्क्लेव में एक नंबर दिया था उससे आगे निकल गई है, यानी बिग ब्रदर जो है वो तो बन गई है। सीएम बनेगा नहीं बनेगा उनका वो पता नहीं, लेकिन बिग ब्रदर होने के फायदे क्या हो सकते हैं? जरा एक बार बीजेपी दफ्तर के बाहर जो लोग मौजूद हैं वो तस्वीरें दिखाते दिखाते सवाल पूछिए। तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से कोशिश करते हैं। सिकता, आपको आवाज मिल रही है क्या? बीजेपी तो आप और अखिलेश जी भी कवर करते हैं, आप भी कवर करती है, आप ही लोग बता दीजिए, आप लोग का एनालिसिस क्या? अखिलेश बताइए। अखिलेश जी, बिग ब्रदर होने का ये एक बड़ा मतलब हैरान करने वाला है मामला कि जहां पर जिस राज्य में बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा 80 से 90% के ऊपर जाता है, जिस राज्य में बीजेपी 70, 80, 90 सीटें विधानसभा की जीतती है, और वहां पर भी वो या तो जुड़वा भाई या फिर छोटा भाई इस भूमिका में रहती है। तो ये प्रश्न तो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे पूछते हैं कि आखिर हमें कब मौका मिलेगा, कब हमें बड़ा भाई बनने का मौका मिलेगा। लेकिन जब ये सवाल हम यहाँ बीजेपी नेताओं से पूछते हैं दिल्ली में, तो वो कहते हैं कि देखिए हम तो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। हम जब शुरू से कहते आए हैं, जब आपको याद होगा कि जब जेडीयू की ओर से मांग नहीं आई थी, तब ये समता पार्टी थी, तब बीजेपी ने अपनी ओर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आधी सीटें थी उस वक्त बीजेपी के मुकाबले जेडीयू की। समता पार्टी बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी जेडीयू से, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। पिछली विधानसभा में भी जब आप नंबरों की बात करेंगे तो जेडीयू से ज्यादा सीटें हो सकता है, परसेंटेज भी आप बात करें तो बीजेपी की रहेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी के सेहत को देखते हुए कि 5 साल लंबा कार्यकाल होता है, क्या बीजेपी 3 महीने पहले तक सवाल हो रहे थे सेहत पर, 2 महीने से तो एक को सवाल नहीं है। मुझे लगता है शुभंकर जी, शुरुआती दौर में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। वो पीरियड 1 साल का हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट पे वर्कआउट बीजेपी करे या जेडीयू बीजेपी मिलकर करे, क्योंकि टैली, राजद का टैली इतना स्ट्रांग नहीं है जो नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए जैसे जाने जाते हैं। पाला बदलने के हाँ, टैली भी नहीं है। और देखिए 121, 122, यदि एक बसपा भी लीड कर रही है तो वो आंकड़ा देखे 127 सारी 5 कांग्रेस का मिला दे तो मैजिक फिगर बीजेपी का आता है कि तोड़ फोड़ के लिए बीजेपी जानी जाती है। नितिन गडकरी, आपको बीच में रोकेंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस समय ऐतिहासिक एनडीएचा विजय आहे। जातीयवादाच्या राजकारणापेक्षा विकासाचं राजकारण महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून मागील 10-15 वर्षामध्ये एनडीएचे जे डबल इंजिन सरकार होतं त्यांनी बिहारच्या विकासाकरता जे कार्य केलं त्याच्यावर बिहारच्या जो मुख्यमंत्री है, छोटा भाई बड़ा भाई, वो खुद नीतीश कुमार तय करेंगे या बीजेपी के हाथ में डोर है कि वो तय कर पाए कि मुख्यमंत्री उनका होगा? देखिए, इस चुनाव से मुझे लगता है जेडीयू और बीजेपी दोनों को ये बात बहुत क्लियर है कि इन दोनों की साझेदारी के साथ ही इस चुनाव के परिणाम इस लिहाज से आ गए हैं। तो जिस राइवलरी की चर्चा हम दबे स्वरों में यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये राइवलरी होने वाली है। अभी आप हाल फिलहाल में देखिए तो जो तस्वीरें आती हैं कि ललन सिंह जी बहुत आत्मीयता से मोदी जी से मिल रहे होते हैं और नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी गई है पूरे चुनाव प्रोसेस के दौरान, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई रिफ्ट वाली स्थिति है। ये बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन होगा कि उनकी हेल्थ का एक फैक्टर है ही है, और इतने लंबे समय से जो उन्होंने शासन किया है, उस शासन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में। राष्ट्र, ये सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है क्योंकि पिछली बार जब एक साथ आए थे और सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था क्योंकि सीटें बहुत कम थी, ये कहते हुए कि अब मुख्यमंत्री आप अपना तय कर लीजिए। लेकिन बाद में मान मनोबल हुई, 57% प्रधानमंत्री ने मनाया और मान गए थे। क्या इस बार भी तय करने का अधिकार कि सीएम होंगे वो स्वयं या नहीं होंगे, हाँ या ना करने का अधिकार नीतीश कुमार के पास ही होगा? जी, कुछ मुझे लगता है कुछ ही घंटों में या एक आध दिन में ये सिचुएशन बिल्कुल हमारे सामने क्लियर होगी। लेकिन मैं बार बार इस चीज को रेखांकित करना चाहती हूँ कि ये चुनाव अंततोगत्वा नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता की तरफ से धन्यवाद देने का चुनाव था। इस बात को बीजेपी भी बहुत बढ़िया तरीके से डिलीट क्यों किया गया? वो जो ट्वीट आया था जिसमें कहा गया जेडीयू की तरफ से कि मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे, वो सबको पता था, फिर उसको डिलीट करने से इन अफवाहों क्यों जोर दिया गया?
अब देखिए पार्टी में अन्य बहुत तरीके के लोग होते हैं। आईटी सेल हेड कौन है उनको बुलाइए, पूछिए कि क्यों किया गया। हम एनालिस्ट कैसे बता सकते हैं। व्यवस्था जो कह रही है कि ये नीतीश कुमार को धन्यवाद देने का चुनाव था। विकास, एक चुनाव और एक और बात का चुनाव था, वो ये था कि एक तरह से जो बीजेपी की सीटें कम हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद जो एक के बाद एक विधानसभा चुनाव है, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद फिर बिहार, जिस तरह से बीजेपी की बम्पर जीत हुई, ये सेंस जाता है कि शायद लोगों को ये लगा कि हमसे चूक हो गई, हमसे जो ये एक तरह से हमने जो वोट नहीं दिया बीजेपी को, या जो ये विपक्ष का प्रचार था कि संविधान बदल दिया जाएगा, उसको लोगों ने कोर्स करेक्शन किया। बिल्कुल। तो ये एक परिणाम ये भी बताता है कि किस तरह से जो जनता के साथ पीएम मोदी का कनेक्ट है वो न सिर्फ स्ट्रांग है बल्कि और ज्यादा रीइंफोर्स्ड हुआ है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जुड़ गए, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं बद्री नारायण जी के पास। बद्री जी, आप कुछ कह रहे थे और आपसे एक और सवाल का जवाब लूंगे। हम जब एग्जिट पोल में बैठे थे तो मल्लाह वोटरों को लेकर चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि मल्लाह वोटर जो वीआईपी के साथ कितना जाएगा ये देखना होगा, और इस बार आज रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन आप अपनी बात पहले रखें। हाँ, मैं विकास ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार, ये अभी सुभ्रास्ता ने जो कहा मैं सहमत हूँ कि थोड़ी देर में ही क्लियर हो जाएगा और नीतीश कुमार को कोई बात करेगा, उनसे कुछ कहेगा, फिर वो कहेंगे कि हम मानेंगे, हम ले हाँ मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, मतलब बनेंगे तो ही, लेकिन एक डिग्निफाइड ढंग से उनको आमंत्रित किया होना होगा गठबंधन की तरफ से। दूसरी बात जो आपने जाति वाला कहा, मल्लाह वाला, देखिए इन्होंने बहुत देर से ये अलायंस किया, जो सहनी वाला, और मैं बार बार कह रहा था, आपको याद होगा स्क्रीन पर, कि मल्लाह जो जाति है उसका जो हिस्टोरिकल हैबिटस है वो फॉर बीजेपी हिंदुत्व की है। वो एंटी मुस्लिम जितने भी कॉमनल राइट्स हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वॉरिंग कम्युनिटी रही है मल्लाह उस पूरे जोन में। तो बहुत जल्दी उनका वोट ट्रांसफर पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, वहीं होगा जहां उनके कैंडिडेट्स होंगे, और यही मैंने तादी तत्वा के लिए भी कहा था। हालांकि मल्लाह के नाम पर वो जीते ना जीते हो, लेकिन ओवैसी जी ने वो हाईलाइट कर करके 5 सीट जीत ली है। बिल्कुल। कि सन ऑफ मल्लाह बन सकता है तो इधर मोहम्मद का 18%। और दूसरा क्या है विकास जी, मल्लाह कम्युनिटी भी जो ईबीसी स्ट्रांग, मतलब ईबीसी कम्युनिटी के वोटों की एक खूबी ये है या खामी ये है कि वो पैन बिहार वोट्स नहीं होते हैं, वो जगह जगह सेक्टर क्षेत्रों में होते हैं, खास सेक्टर में होते हैं। ठीक है। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी की तरफ से। कुंतल जी, 90 सीट आ गई है, अगर ये रुझान जो है नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो, जो दिख भी रहे लगभग बिग ब्रदर आप बन रहे हैं। पिछली बार नीतीश जी को आप लोगों ने आगे किया था, जबकि आपका स्ट्राइक रेट उनसे कहीं ज्यादा बेहतर था। पिछली बार आपका 67% था, उनका 37 था, लेकिन इस बार 90 हिट कर रहे हैं। महत्वाकांक्षा तो जग रही होगी क्योंकि सुबुगाहट तो है, और बिग ब्रदर होने का क्या फायदा मिलेगा इस बार? जेडीयू 200 प्लस सीटों पे जा रही है साहब। हम 2010 से बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तकरीबन 210 सीटें जीतने जा रहे हैं एनडीए। यहां पे भाजपा और जेडीयू की बात आप नहीं करें, एनडीए 210 सीटों की तरफ आगे बढ़ रही है। ये एनडीए की कलेक्टिव जीत है, एनडीए की कलेक्टिव जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार का 5वीं बार लगातार आशीर्वाद है, 2014, 19। लेकिन जो मूल सवाल था ना कुंतल, जो मूल सवाल था वो ये था कि बड़े भाई की भूमिका मिलेगी या बड़े भाई को त्याग ही करते रहना पड़ेगा? सर, हम तो परिवार की तरह हैं, यहाँ पे बड़े भाई और छोटे भाई का सवाल ही नहीं है। अच्छा, बड़ा भाई छोटा भाई परिवार का हिस्सा नहीं है? एनडीए एक तरीके से चुनाव लड़ा था, एक पूरा ब्लॉक, पॉलिटिकल ब्लॉक, और एनडीए 210 सीटों की तरफ, 200 सीटें तो पार कर चुके हैं हम लोग। बात सही है आपकी। अब बात यह है कि बड़े भाई की भूमिका मिलेगी या त्याग ही करते रहना पड़ेगा? ये जो सरकार बनाने की बातें हैं, ये तो प्रेरोगेटिव है एनडीए के जीते हुए एमएलएस का। एनडीए का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, एनडीए का जो विधानमंडल दल होगा, ये निर्णय करेगा कि किसके पास क्या होना है। ये कुंतल जी, जो लोकसभा में सीटें कम रह गई थी, क्या वो आप लोग को मजबूर कर देती है सब बातें रखने के लिए कि महत्वाकांक्षा छिपा कर रखो, क्योंकि अगर यहाँ बोल देंगे तो फिर सेंट्रल में दिक्कत हो सकता है, वहां जरूरी? नीतीश जी, शुभांकर भाई जी, मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन क्या होगा, ये सोल प्रेरोगेटिव है जो हमारे एनडीए के विधायक जीते हैं उनका। तो जरा विधानमंडल दल की मीटिंग हो जाने दीजिए ना, हम और आप बैठ करके कैसे निर्णय ले सकते हैं? लेकिन सुर बदल रहे हैं। देखिए, कौन होगा? गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था, आखिरी जो उनका रोड शो था पूर्णिया में शायद, और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब आप कह रहे हैं कि विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। साहब, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है ना, अलायंस। ठीक है, आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अलायंस का लीडर होता है वो बनता है मुख्यमंत्री। अच्छा, ये भी बता दीजिए ना कि तो कब तक भारत की तरह ऐसे खड़ाऊ लेकर चलिएगा? रामायण तो लिख रहे हैं, थोड़ा बताइए, अपना किरदार राम जी नहीं बनना है। बिहार की जनता का खड़ाऊ तो हम हमेशा सर पे लेकर चलने को तैयार हैं। बिहार की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए बिहार की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 5वीं बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है बिहार की जनता ने। एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बम्पर जीत रही है, बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है। एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है बिहार के इलेक्टोरल हिस्ट्री में, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में। ठीक है, ऋषि कुमार जी को सवाल लेना चाह रहे थे आपसे। ऋषि कुमार जी, देखिए, मेरा ये सवाल ये है कि आपने जो ये कहा कि विधायक दल ये तय करेंगे, विधायक एक प्रोसेस की बात की, तो उसमें कोई हिडन एजेंडा चिराग पासवान और आपका तो नहीं है? ऋषि कुमार